Hello everyone, welcome to Editorial Insights, where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials, which we discuss from Monday to Friday at 10 a.m. तो आज हम जो एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं वो है एन अनइवन रीबाउंड। रीबाउंड होता है जब अगर हम ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कम ग्रोथ हुई एंड देन वापस से फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो रीबाउंड हम कहते हैं। ठीक है, तो एन अनइवन रिबाउंड की इकोनॉमी के कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हुई है और कुछ सेक्टर्स हैं जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर ये एडिटोरियल है। तो आपको रीड करना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके एंड फिर हम डिस्कस करेंगे, और एक वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है तो वो भी आपको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट, ओके, तो ये वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है। चलो, तो आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं। सो एन अनइवन रिबाउंड, इंडियाज इकोनॉमी एज मेजर्ड बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, एज वेल एज द ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, grew 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर। तो हम अब इकोनॉमी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो हम जीडीपी से हम सबसे जो कॉमन वे है, किसी भी कंट्री के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उसकी जो फाइनल वैल्यू होती है वो हम जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं। तो जीडीपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक तो गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन, ओके, उसके अलावा जितनी इन्वेस्टमेंट है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे। तो इन सब जितने भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, जितने भी लोगों ने प्रोडक्ट्स कंज्यूम किए हैं, ओके, इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी हुई, और फिर नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि टोटल जितने एक्सपोर्ट्स हुए माइनस कितने इंपोर्ट्स हुए, तो ये सब चीज़ें मिलाकर एक कंट्री की जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फिर वो हमें हेल्प करता है ये जानने में कि कंट्री जो है वो कितनी तेज़ी से उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो एक दूसरा मेजर भी है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। जीवीए हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए, क्रॉस वैल्यू एडेड, प्लस हम उसमें जो है टैक्सेस जो गवर्नमेंट ने अर्न किए माइनस सब्सिडीज, ओके, माइनस सब्सिडीज। तो यहाँ से हम ये जीवीए और जीडीपी आपस में रिलेटेड होते हैं, तो दोनों ही हमें हेल्प करते हैं ये जानने में कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स अगर हम जीवीए की बात करें तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, वो हर स्टेज पे कितनी वैल्यू ऐड की जा रही है, किसी कोई भी पर्टिकुलर अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, ठीक है, तो हर स्टेज पे कितनी वैल्यू उसमें ऐड हो रही है, वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें इतना समझना है कि ये दोनों ही वेज हमें हेल्प करते हैं एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने में। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम जीडीपी और अगर हम जीवीए दोनों को ही देखें, तो इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है एंड इट ग्रो 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर Q1। तो हम एक बार फिर से मैं आपको दिला देता हूँ कि 4 क्वार्टर्स होते हैं। कौन से होते हैं? अप्रैल से जून, ठीक है, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर एंड जनवरी से मार्च। ठीक है, तो ये हर 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। और फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है? फर्स्ट क्वार्टर होता है अप्रैल से जून से। ठीक है, अप्रैल से जून। तो ये फर्स्ट क्वार्टर की हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 7.8% ग्रोथ हुई थी इस क्वार्टर में। दिस इज़ द हाईएस्ट जीडीपी अपटिक इन 4 क्वार्टर्स। तो पिछले अगर हम 4 क्वार्टर्स की बात करें, 4 क्वार्टर्स यानी 1 साल, तो पिछले 1 साल में अगर हम बात करें तो ये क्वार्टर जो था उसमें हाईएस्ट जो है अपटिक थी। अपटिक क्या होता है? थोड़ा गेस करने की कोशिश करो, क्या होगा हाईएस्ट अपटिक? अभी ग्रोथ की बात हो रही है, ओके, हाईएस्ट अपटिक, तो अपटिक होता है जब इंक्रीज होता है किसी वैल्यू में। तो यहाँ पर जो जीडीपी के जो परसेंटेज है उसमें इंक्रीज हुआ, अपटिक इन 4 क्वार्टर्स, ओके, बट स्लाइटली अंडरवेलमिंग रिलेटिव टू द 8% ग्रोथ एस्टिमेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो इट वॉज स्लाइटली, थोड़ा सा कम था, अंडरवेलमिंग था। अंडरवेलमिंग हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे अगर कोई चीज़ हमें कम मिलती है तो हम कहते हैं अंडरवेलमिंग है। आप कोई कॉन्सर्ट देखने जाते हो, ठीक है, और वहाँ पर आपको इतना मज़ा नहीं आता, आपको लगा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा होगा शो, लेकिन इतना अच्छा नहीं था लाइव शो, तो आप कहोगे इट वॉज अंडरवेलमिंग, इतना अच्छा नहीं था जितना एक्सपेक्ट किया। उसी तरह जैसे आरबीआई ने यहाँ पर एस्टिमेट किया था कि 8% ग्रोथ होगी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ थी वो 7.8% थी, स्लाइटली अंडरवेलमिंग, थोड़ा सा कम थी एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। The central bank's 6.5% growth projection for 2023-24 factors in a decline in the uptick rate in each of the subsequent quarters of this year, culminating at 5.7% in the final quarter. ठीक है, तो आपको इस तरह के पैसेजेस रीड करने की थोड़ी हैबिट होनी चाहिए, ठीक है, आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो समझना है, बस कुछ नहीं है, बहुत सिंपल जो है इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको बस उसको समझना है। देखो, द सेंट्रल बैंक 6.5% ग्रोथ प्रोजेक्शन। अब यहाँ पर होगा कि कई बार अगर आपको आदत नहीं है ऐसे एडिटोरियल्स या पैसेजेस रीड करने की, तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि 8% ग्रोथ किस ग्रोथ की बात हो रही है, फिर ये 6.5% ग्रोथ कौन सी ग्रोथ है, ठीक है। तो यहाँ पर 8% ग्रोथ अगर हम कह रहे हैं कि Q1, ठीक है, अप्रैल से जून, फिर Q2 होगा, Q3, Q4, और Q4 कौन सा होगा, जनवरी से मार्च वाला, ठीक है, जनवरी से मार्च। तो अगर हम इस ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर का डेटा हमारे पास है अप्रैल से जून, जिसमें इस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो ग्रोथ हुई वो थी 8%, वो थी 7.8% ग्रोथ। एक्सपेक्टेड थी 8 पर हुई 7.8 ग्रोथ, ठीक है। अब जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, उसने एस्टिमेट किया है कि पूरे ईयर की जो ग्रोथ होगी, चारों क्वार्टर्स मिला के जो ग्रोथ होगी वो 6.5% ग्रोथ है। प्रोजेक्शन है, ये फोरकास्ट है, ये एस्टिमेशन है, ठीक है, पूरे ईयर के लिए 23-24 जो फाइनेंशियल ईयर है। फैक्टर्स इनका मतलब किसी चीज़ को आप कंसिडर करो, तो आरबीआई ने ये कंसिडर किया है, ये उन्होंने माना है कि अ डिक्लाइन इन अपटिक रेट इन ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स की अगर फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% है, तो वो ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, क्वार्टर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, उसमें जो ग्रोथ रेट होगी वो कम होगी, ठीक है। अपटिक रेट में डिक्लाइन होगा इन सब्सिक्वेंट, यानी आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उनमें, ओके, कल्मिनेटिंग एट 5.7% इन द फाइनल क्वार्टर। और ये एक्सपेक्टेड है या ये एस्टिमेटेड है कि फाइनल क्वार्टर के अंदर कितना होगा, 5.7%, ओके, 5.7% इस क्वार्टर में होगा, फोर्थ क्वार्टर में। तो ये एस्टिमेशन है, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो अगर कोई कभी पैसेज आता है और उसमें फिर इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना कि ओके, किस पर्टिकुलर क्वार्टर के बारे में क्या डेटा गिवन है, कौन सी वैल्यूज़ जो है वो प्रोजेक्टेड और कौन सी वैल्यू जो है एक्चुअल है, ठीक है। चलो, so one will have to wait till October's meeting of the RBI's Monetary Policy Committee। कितने मंथ्स में होती है, हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। लास्ट अगस्त में हुई थी, तो नेक्स्ट मीटिंग अक्टूबर में होगी। तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए टू एस्टिमेट हाउ दिस मैथ इज रीवर्क्ड, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी कि 8% ग्रोथ होगी, उससे थोड़ा सा कम ग्रोथ हुई है, 7.8%। तो जो एस्टिमेशन है, हमें बाकी जो ईयर की जो ग्रोथ है 6.5% एक्सपेक्टेड है, तो उसको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, ये कंसिडर करके कि फर्स्ट क्वार्टर में 7.8% ग्रोथ थी। तो अब वो कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए हमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग का वेट करना पड़ेगा, जो अक्टूबर में होगी। ऑल्दो रिवर्क करना मतलब किसी चीज़ को दोबारा कैलकुलेट करना। सो ऑल्दो द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वी अनंत नागेश्वरन, ओके, बिलीव्स these GDP numbers do not signal any discomfort in hitting the 6.5% mark for the full year। जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है, उनका कहना है कि जो हमारे अभी तक हमारे पास डेटा है, उसके अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हमने जो एस्टिमेशन किया है कि फुल ईयर का जो ग्रोथ होगा प्रोजेक्टेड है वो 6.5% है, और उसे अचीव करने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, यानी कोई भी इशू नहीं है, ओके। इसको यानी कि उसको चेंज करने की ज़रूरत शायद नहीं होगी इस एस्टिमेशन को।
Okay, India remains the fastest growing major economy by a comfortable margin, with China recording a 6.3% rise in the same quarter and facing a fresh slowdown. तो जितने भी मेजर इकोनॉमीज है उसमें इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसके चाइना जो है सेकेंड नंबर पे, और इंडिया कंफर्टेबली लीड कर रहा है क्योंकि चाइना की जो ग्रोथ थी 6.3% थी और इंडिया की 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर. But the months ahead could prove to be more challenging with global headwinds. Headwinds and tailwinds हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या होते हैं, ठीक है. इसको गेस करने की कोशिश करो. हेडविंड्स, ठीक है, एंड टेलविंड्स. हेडविंड्स जो सामने से आ रही है, ठीक है, विंड. टेलविंड्स जो पीछे से आ रही है. दैट मीन्स अगर आप सामने की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो हेडविंड जब होगी तो आपको मूव करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है. कोई शिप सेल कर रहा है तो शिप की डायरेक्शन में ही हवा बह रही है, टेल विंड है, तो उसको हेल्प करेगी मूव करने में. अगर शिप के सामने से अगर विंड ब्लो कर रही है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है विंड, यानी कि वो शिप की मूवमेंट को स्लो डाउन करेगी. तो हेडविंड से मतलब क्या है, ग्लोबल हेडविंड्स, यानी कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर रहे हैं. अगर टेलविंड्स यहाँ पर होता तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है. तो हेडविंड्स जो स्लो डाउन करती हैं, टेलविंड्स जो है वो स्पीड बढ़ाती हैं, ठीक है. तो जो मंथ्स अहेड आने वाला जो कुछ मंथ्स हैं कुड प्रूव टू बी मोर चैलेंजिंग. क्यों चैलेंजिंग होंगे हमारे लिए? क्योंकि ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल जो कंडीशन है, ग्लोबल इकोनॉमी वो इतनी अच्छी नहीं है. दैट हैव हिट गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग. और जब बाकी कंट्रीज़ की इकोनॉमीज इतना अच्छा नहीं कर रहे तो वो हमसे गुड्स भी कम परचेज करेंगे और जिसका इम्पैक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग पर पड़ेगा, ठीक है. और दैट हैव हिट गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी, जो कि पहले ही एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ा है और आने वाले मंथ्स में और नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. कंबाइनिंग विद डोमेस्टिक प्रेशर्स फ्रॉम द रिन्यूड स्पर्ट इन इन्फ्लेशन. दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक, अगर हम फ्रंट पे बात करें, अभी हमने बात की ग्लोबल लेवल पे, तो अगर हम डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करते हैं तो वहाँ पर भी एक रिन्यूड स्पर्ट, यानी कि दोबारा से बढ़ जाना. स्पर्ट इज सडनली इंक्रीज, ठीक है. स्पर्ट जैसे अगर अचानक से जो है वाटर, पानी बहने लगता है किसी, जैसे आप माउंटेन साइड से जा रहे हो और फिर एक पानी अचानक से बहने लगता है, ठीक है. तो इट्स अ स्पर्ट ऑफ वाटर. तो यहाँ पर रिन्यूड स्पर्ट, यहाँ पर बात हो रही है स्पर्ट इन इन्फ्लेशन, एक सडन इंक्रीज इन इन्फ्लेशन. तो जो डोमेस्टिक अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है. एंड द लाइकलीहुड ऑफ अ वीक मानसून प्लेइंग ट्रूअंट विद क्रॉप यील्ड्स एंड फार्म इनकम्स. तो यहाँ पर प्रेशर्स क्या है, डोमेस्टिक प्रेशर्स. जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है, बढ़ती है ज़्यादा तेज़ी से, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, और यहाँ पर इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ी है. उसके अलावा वीक मानसून, एग्रीकल्चर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी में. ऑल्दो सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, आपको बताने कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा जो है हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है. लेकिन सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड है वो कौन से सेक्टर में है, ठीक है, ये आपको बताना है. तो वीक मानसून का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन कम होगी, फूड प्रोडक्शन, जिससे जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा हमारे जीडीपी पे. प्लेइंग ट्रूअंट, अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, मॉनसून प्लेइंग ट्रूअंट हम यूज़ करते हैं एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो स्कूल अटेंड नहीं करता, ठीक है, और वो एब्सेंट है स्कूल से विदाउट एनी लीव, बिना किसी परमिशन के, टीचर्स की परमिशन लिए बिना. तो हम ट्रूअंट कहते हैं, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हो पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट होगा बट नहीं है. तो यहाँ पर वो इट हैज़ बीन यूज एज अ मेटाफर. अब वो मॉनसून स्कूल तो नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मॉनसून अच्छा होगा, लेकिन मॉनसून अच्छा नहीं रहा इतना, ठीक है. तो इट इज़ प्लेइंग ट्रूअंट, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, ओके, इट इज़ नॉट प्लेइंग आउट एज एक्सपेक्टेड. तो यहाँ पर है वीक मानसून जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा क्रॉप यील्ड्स पे, और जिससे फार्म इनकम्स कम होगी, तो फार्मर्स जो है वो स्पेंड कम करेंगे एंड वो साइकिल फिर कंटिन्यू होता है, जो कि इकोनॉमी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, ठीक है. तो हमने देखा ग्लोबल लेवल पे क्या फैक्टर्स है और जो डोमेस्टिक लेवल पे वो कौन से फैक्टर्स है जो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो है दे आर एक्टिंग एज प्रेशर्स. Farm sector GVA maintained its growth pace to rise 3.5% in Q1, but may taper off thanks to the monsoon's tepid progress and the fear that low reservoir levels may also hurt the rabi crop. अगर हम फार्म सेक्टर के GVA की बात करते, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो वो ग्रोथ जो थी वो 3.5% थी फर्स्ट क्वार्टर में, लेकिन आने वाले टाइम में जब हमारे पास सेकेंड क्वार्टर का डेटा आएगा, थर्ड क्वार्टर का डेटा आएगा, तो फिर ये बट में टेपर ऑफ होता है, धीरे धीरे कम होता जाना, टेपर होना, कम होता जाना. तो आने वाले टाइम में जो ये ग्रोथ हमें दिख रही है 3.5% एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो कम होती जाएगी क्योंकि मॉनसून की जो प्रोग्रेस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. टिपिड प्रोग्रेस, टिपिड इज़ वीक हम कह सकते हैं, ठीक है. कोई टिपिड ल्यूक वार्म भी होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा, जैसे पानी है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा है ना गर्म है, इट इज़ ल्यूक वार्म भी कह सकते हैं हम, टिपिड भी कह सकते हैं. अगर कोई पर्सन इंटरेस्ट शो नहीं करता, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम किसी एक्टिविटी में, तो वहाँ पर भी हम टिपिड रिस्पॉन्स कह सकते हैं उस पर्सन का. ओके, तो टिपिड प्रोग्रेस एंड द फियर दैट लो रिजर्वायर लेवल्स में ऑल्सो हर्ट द रबी क्रॉप. अगर मानसून की प्रोग्रेस कम होगी तो जो रिजर्वायर्स है, जो डैम्स में पानी है, उसका लेवल कम होगा, और अगर वो कम होता है तो आने वाली जो रबी क्रॉप है, जो कि विंटर्स में जो बोई जाती है और जो फिर हार्वेस्ट होगी मार्च अप्रैल के अराउंड, तो उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि रिजर्वायर में जो है पानी का लेवल कम है. द हेडलाइन ग्रोथ रेट्स फॉर द सर्विसेज सेक्टर वर रोबस्ट. सर्विसेज सेक्टर में अच्छी ग्रोथ थी, रोबस्ट इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है. ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट रोज 9.2%, ठीक है, तो ये वाले जो सेक्टर्स थे, ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें भी अच्छी ग्रोथ है 9.2%. बट इन एब्सोल्यूट टर्म्स द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट रिमेन्ड 1.9% बिलो प्री कोविड-19 लेवल्स. लेकिन ग्रोथ तो है, ठीक है, लेकिन अब कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो ये सेक्टर था डिक्लाइन कर गया था. तो अभी ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन अभी भी वो पहले जो लेवल था कोविड-19 पैंडेमिक से, तो उस लेवल पर भी अभी नहीं पहुंचा, उससे अभी वो 1.9% अभी भी नीचे है. ऑल्दो ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है इस सेक्टर्स में भी, इंडिकेटिंग द रिकवरी स्टिल इनकम्प्लीट, कि अभी भी रिकवरी पूरी नहीं हुई है, अभी भी प्री कोविड लेवल पे नहीं पहुंचे हैं. वाइल द गवर्नमेंट हैज़ बीन asserting that the private investment cycle has finally taken off, the gross fixed capital formation trends indicate it is still government capital spending that is doing the heavy lifting. गवर्नमेंट ने कहा है, गवर्नमेंट ने असर्ट किया है, द गवर्नमेंट हैज सेड कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इट हैज़ टेकन ऑफ, यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगी है. ओके, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, तो उससे क्या होगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होगा. वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल आपने पढ़ा होगा. तो फिक्स कैपिटल यानी कि जो परमानेंट, रिलेटिवली परमानेंट जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, जैसे लैंड परचेज करना, बिल्डिंग्स क्रिएट करना, हाईवेज बनाना, रेलवे लाइंस, रोड्स, ये सब चीज़ें आएंगे हमारी जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है. तो जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट ने कहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ी है, ठीक है, इट हैज़ टेकन ऑफ, लेकिन अभी भी जो हमारे पास ट्रेंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग अभी भी गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग कर रही है वो ज़्यादा है, ठीक है, इट इज़ डूइंग दी हैवी लिफ्टिंग, यानी ज़्यादातर जो फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वो अभी भी गवर्नमेंट कर रही है, ऑल्दो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ी है. मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रू, तो अब हमने फार्म सेक्टर की बात की, हमने डिफरेंट सेक्टर्स की बात की अभी, अब हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग पे. तो GVA ग्रू फॉर द सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर आफ्टर 6 months ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. 6 months ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कि ग्रोथ वो है जो कम होते जा रही थी, जो प्रोडक्शन थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, अब उसमें ग्रोथ आई है. तो 6 months कॉन्ट्रैक्शन हुई थी, अब दूसरा क्वार्टर है जब ग्रोथ हो रही है, ठीक है. तो बट ओनली एक्सेलरेटेड स्लाइटली फ्रॉम 4.5% टू 4.7%, यानी कि लास्ट ईयर का जो फाइनल क्वार्टर था, ओके, वो उसमें 4.5% थी, और अभी जो हम फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, यानी इस साल अप्रैल से जून, उसमें 4.7% है, यानी कि बहुत स्लाइट इंक्रीज है ग्रोथ में. सो अ ब्रॉडर रीबाउंड इन कंजम्पशन डिमांड इज लाइकली स्टिल अवेटेड. तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंजम्पशन है वो इंक्रीज हो जाएगी,
डिमांड इंक्रीज हो जाएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो शायद अभी उसके लिए हमें और वेट करना पड़ेगा। ब्रॉडर रिबाउंड यानी कि इंक्रीज, ओके, रिबाउंड की एक वैल्यू कम होती है और फिर दोबारा तेज़ी से बढ़ती है, ठीक है। The private consumption spending rose 6.6%, but economists believe this is still dominated by demand from high income earners. Private consumption बढ़ी है, ठीक है, तो प्राइवेट कंजम्पशन इंक्रीज होती है, वो भी जीडीपी में बिल्कुल कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन उसमें भी जो वो 6% इंक्रीज हुई है, लेकिन ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि ज़्यादातर जो डिमांड बढ़ी है वो हाई इनकम अर्नर्स से बढ़ी है। जो लो इनकम जो फैमिलीज़ है वो अभी जो है प्राइवेट जो डिमांड है उसमें इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं कंजम्पशन में, ठीक है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग द करंट स्ट्रीक ऑफ स्पाइक्ड इन्फ्लेशन स्पेशली इन फूड आइटम्स परसिस्ट, डिमांड फॉर फ्रॉम लोअर इनकम सेगमेंट्स वुड बी डेंटेड अफ्रेश। हाई इनकम अर्नर्स वो ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ी है, लेकिन जो लोअर इनकम जो ग्रुप है वहाँ पर इन्फ्लेशन का जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पर देखो कि करंट स्ट्रीक क्या होता है, लगातार एक पीरियड तक कोई चीज़ होती है। स्पाइक्ड यानी कि हाइटेंड इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन, तो पिछले कुछ टाइम से लगातार इन्फ्लेशन हाई चल रही है, महंगाई बढ़ रही है, ओके, तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? फूड आइटम्स, खासकर सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किस में? फूड आइटम्स में। और जो लोअर इनकम फैमिलीज है, अगर उनके ज़्यादातर एक पोर्शन फूड परचेज करने में खर्च होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रही है प्राइसेस में, तो फिर वो बाकी प्रोडक्ट्स कैसे परचेज कर पाएंगे, ओके। डिमांड फ्रॉम लोअर इनकम सेगमेंट्स वुड बी डेंटेड मीन्स कम होगी, ओके, रिड्यूस्ड, ओके। इन्फ्लेशन की वजह से उनकी जो डिमांड है फ्रॉम लोअर इनकम सेगमेंट्स वो फिर से कम हो गई है। अब फीबल रिकवरी इन रूरल डिमांड कुड ऑल्सो कम अनडन। अब फीबल क्या होता है? वीक। हमने अभी एक वर्ड देखा था रोबस्ट, तो रोबस्ट इज स्ट्रॉन्ग, फीबल इज वीक। तो जो फीबल रिकवरी इन रूरल डिमांड है, रूरल एरियाज़ में जो कितना परचेज कर रहे हैं लोग, डिफरेंट चीज़ें परचेज कर रहे हैं, तो डिमांड जो है वो बहुत कम रिकवरी हुई है, यानी कि डिमांड बढ़ी है पर बहुत कम। कुड ऑल्सो कम अनडन, तो जितना भी डिमांड बढ़ी है रूरल एरियाज़ में वो भी फिर से कम हो सकती है। कम अनडन मतलब आपने कोई चीज़ बिल्ड की, ओके, और फिर वो बिखर जाए, यानी कि वो पीसीज में फिर से ब्रेक हो जाए, यू विल से इट हैज़ कम अनडन। तो जो डिमांड अभी बढ़ी है रूरल एरियाज़ में, इट कुड ऑल्सो कम अनडन, यानी कि वो फिर से फेल हो सकती है, फिर से कम हो सकती है। इफ़ फार्म इनकम्स टेक अ हिट, अगर जैसे हमने अभी बात की थी, अगर मानसून इतना अच्छा नहीं रहता तो फार्म इनकम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से जो रूरल डिमांड है वो कम होगी, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इंटरवेंशंस टू काउंटर इन्फ्लेशन सच एज एक्सपोर्ट कर्ब्स ऑन राइस एंड अनियंस विल हर्ट ग्रोथ एंड द एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस। अब इंटरवेंशंस क्या होते हैं? कोई भी स्टेप्स हम किसी सिचुएशन में लेते हैं उस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो जो इंटरवेंशंस ली हैं गवर्नमेंट ने या रेगुलेटर्स ने टू काउंटर इन्फ्लेशन, स्पेशली अगर हम बात करें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बेंचमार्क रेट्स सेट करती है, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। हमने उस पर भी डिस्कशन किया था कि 4% जो है वो टारगेट रहता है, ±2% की इन्फ्लेशन 4% के अराउंड होनी चाहिए, लेकिन 2 to 6% के बीच में वेरी कर सकती है। तो जो वो इंटरवेंशंस हैं टू काउंटर इन्फ्लेशन, यानी कि टू फाइट इन्फ्लेशन, टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, सच एज एक्सपोर्ट कर्ब्स, एक्सपोर्ट्स पे कर्ब्स क्या होते हैं? लिमिटेशंस लगा दी गई हैं अनियन एक्सपोर्ट्स पे, टोमेटो एक्सपोर्ट्स पे, ठीक है। यहाँ पर राइस एंड अनियन के एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, ताकि जो फूड इन्फ्लेशन है वो कम हो, ओके। विल हर्ट ग्रोथ, लेकिन उससे क्या होगा? अगर हम एक्सपोर्ट्स पे कम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो हमारी फिर ग्रोथ कम होगी, क्योंकि याद करो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो नेट एक्सपोर्ट्स है वो भी हम काउंट करते हैं जीडीपी में। तो अगर हम एक्सपोर्ट्स पे लिमिटेशंस लगाएंगे तो फिर हमारी ग्रोथ भी कम होगी, जीडीपी ग्रोथ। एंड द एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस, ठीक है, एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस पे क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि हम इम्पोर्ट्स तो नहीं लिमिट कर रहे पर हम अपने एक्सपोर्ट्स लिमिट कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो भी अफेक्ट होगा। वाइल रिलीफ मेजर्स सच एज द ₹200 कट इन एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस दैट में proliferate ahead of the general election also pose risks to the fiscal math and growth। तो यहाँ पर ये है कि एक तो जो हमने स्टेप्स लिए हैं एक्सपोर्ट्स को लिमिट करने के, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रोथ पे। दूसरा, जो गवर्नमेंट ने रिलीफ मेजर्स लिए हैं, जैसे कि ₹200 जो है प्राइस को कट कर दिया है, तो गवर्नमेंट जो है वो
क्योंकि रिलीफ प्रोवाइड करना है लोगों को, तो गवर्नमेंट ने सिलेंडर प्राइसेस कम किए, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पे कर रही होगी एज अ सब्सिडी। तो उसकी वजह से जो है फिस्कल मैथ, यानी कि जो गवर्नमेंट कितना मनी बोरो करती है, कितना स्पेंड करती है, तो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोलिफरेट वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये किसके लिए यूज़ हुआ है? जो रिलीफ मेजर्स है उसके लिए यूज़ हुआ है। रिलीफ मेजर्स एग्जांपल दिए सच एज डिक्रीज इन सिलेंडर प्राइसेस दैट में प्रोलिफरेट, क्योंकि जो ये अगर ये गवर्नमेंट ये रिलीफ मेजर्स और ज़्यादा लेती है, प्रोलिफरेट यानी और ज़्यादा ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, तो इनका क्योंकि जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इनका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा फिस्कल मैथ एंड ग्रोथ पे। ओके, सो ये हमारा एडिटोरियल था आज का। हमने काफ़ी यहाँ से काफ़ी चीज़ें हमने समझी। ठीक है, हमने बेसिक्स समझे जीडीपी के, जीबीए के, हमने देखा कि हम कैसे इस इंफॉर्मेशन को समझना है, क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, लेकिन अगर हमें आदत नहीं है तो कई बार हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको रीड करना है और समझना है क्या इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन आप उसको समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आंसर कर पा रहे हो। ऑलराइट, तो ये आज का एडिटोरियल था। अब आज हम क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड अपटिक? सिमिलर बताना है एक्सेप्ट, यानी कि जो सिमिलर नहीं है वो बताना है। यहाँ पर एक्सेप्ट लिखा है, तो सारे सिमिलर हैं किसको छोड़कर? तो पांचों में से 4 सिमिलर होंगे, 1 सिमिलर नहीं होगा। सर्ज, अपटिक हमने भी पढ़ा था, एन इंक्रीज। सर्ज इज ऑल्सो एन इंक्रीज। ठीक है, स्पाइक इज ऑल्सो एन इंक्रीज, स्पाइक करना, इंक्रीज करना। स्नीक, स्नीक होता है कहीं चोरी छुपे जाना। ठीक है, बहुत स्टेल्थीली जाना कहीं, तो ये तो वो मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं है। स्पर्ट इज ऑल्सो एन इंक्रीज, हमने अभी इसी पैसेज में देखा था। एंड अप स्विंग इज ऑल्सो, इट ऑल्सो मीन्स एन इंक्रीज इन वैल्यू। तो सी हमारा आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, एंड जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो जैसे फ्रेजेस हैं, प्ले, ट्रुआंट, ठीक है, या ये वर्ड्स हैं, हेडविंड्स, ये काफ़ी कॉमन है, आते रहते हैं बार बार, तो इनका भी हमें पता होना चाहिए। कम अनडन, ठीक है, ये काफ़ी कॉमन है, तो ये इनके मीनिंग हमें पता होने चाहिए। बाकी तो ये ईजी है, अंडरवेलमिंग, ठीक है, अपटिक, ओके, ठीक है, टिपेड, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। ओके, तो ठीक है, so I hope you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.